उमा भारती जी बुंदेलखंड में एकमात्र लीडर ऐसी पैदा हुई, उमा भारती जी, जिन्होंने मुखरता से बात रखी और लड़ाई भी लड़ी। आज बुंदेलखंड खाली है। उमा क्या हरिप्रिया भार्गव राजनीति में एंट्री कर रही हैं? क्या हरिप्रिया भार्गव की आवाज इतनी बुलंद होगी कि पूरे बुंदेलखंड में वो गूंजेगी? आप जहां बुंदेलखंड है तो वो दो प्रदेशों में जुड़ता है, यूपी और एमपी, तो क्या दोनों प्रदेशों में प्रभाव डाल पाएगी? राजनीति की रही बात, तो जो इंसान वोट देता है वो राजनीति में इन्वॉल्व होता है। दूसरा, बच्चा जब पैदा होता है तब से ही राजनीति शुरू हो जाती है। मतलब चूंकि हरिप्रिया भार्गव बुंदेली का नहीं बोल रही है। अब तो हम बुंदेली में बात कर रहे हैं, अब हम भी बुंदेली में ही जवाब दे सकत। तो योगी जी ने जो ये बात कही है बिल्कुल सही कही है। अब हम अगर एक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने धर्म और अपने लोगों को अपने सामने खत्म होते हुए देखना होगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। जब आप स्वयं ही जाति को नहीं मानेंगे तो राजनेता आपको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। पार्टी तो धर्म को मान के आगे बढ़ने लगी, बीजेपी। बिल्कुल। कांग्रेस ने एक चीज को अपनाया कि लोगों को अनएजुकेटेड रखो, तब आप उन पे राज कर सकते हैं। अमूमन जो हिंदू लोग हैं वो एक या दो बच्चे पैदा कर रहे हैं और जगह तमाम चीजें हैं, तो जो वो आजकल जो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, इसकी नीड क्यों हो रही? और जो कह रहे हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, देख रहे आगे गुलाम हो जाओ। मैं भविष्य देखे आए गुलाम हो जाओ भैया। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हर व्यक्ति को देश के बारे में सोचना है, और जनसंख्या विस्फोट ऑलरेडी हो गया है भारत में। अब और जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं तो आप है। चाहती हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है भारत। जब पूरा विश्व ही है सनातनी, तो राष्ट्र कैसे? हिंदू राष्ट्र के क्या हरिप्रिया भार्गव जब इतना अच्छा बोल लेती, जो राहुल गांधी पे भी बोल रही, वे उमा भारती पे बोल रही, वे प्रधानमंत्री पे भी बोल रही, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी बोल रही, यूपी के मुख्यमंत्री पे बोल रही, धर्म पे बोल रही, राजनीति बोल रही, पढ़ी लिखी और नॉलेज तो राजनीति में कहीं नहीं आ रही। नेतन को टेंशन दो बुंदेलखंड के, का पता कौन सी सीट से लड़ जाओ चुनाव। ईश्वर उन्हें एक ऐसा जीवन साथी दे जो इस जाति पाति को मिटाने में सहायक बने। इंटरकास्ट मैरिज, वो भी शादी ऐसी कर लें। बिल्कुल उन्हें करनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने एक संदेश जाए, एक संदेश जाए। जब हमारा गुरु, हमारा जिसे हम फॉलो करते हैं, वो जो करता है हम उसे करते हैं, वो इनको फॉलो करें। इंटरकास्ट मैरिज पे आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंटरकास्ट मैरिज पे इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक समाज में जातिवाद है। अगर जातिवाद आज खत्म हो गया होता तो मुझे और आपको इंटरकास्ट कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है, और आज हम एक सफरनामे के साथ आप लोगों के बीच में फिर हैं। हरिप्रिया भार्गव जी हमारे साथ हैं और सनातन यात्रा को लेकर ललितपुर की जो धर्म भूमि है, पावन भूमि है, वहाँ से निकली थी और वीर भूमि झांसी में उन्होंने समाप्ति की है। सबसे पहले उनसे उनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये चाहते हैं कि जो हिंदुत्व की वो बात कर रही हैं, सनातन की वो बात कर रही हैं, उस पर जो यात्रा निकली उस पर वो क्या कहती हैं। मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूंगी एक छोटे से दोहे से, जो ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, और मेरा विश्वास भी है उसमें कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसई रघुराया। तो मैं मानती हूँ कि जब आप मन से निश्चल होते हैं और एक सही भाव के साथ कोशिश करते हैं तो राम, प्रभु राम की कृपा होती है और आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। तो उसी भाव के साथ, उसी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ तो मैं सनातन धर्म की सेवा करना चाहती हूँ। और जो मिथ, जो मिथ्या, जो अंधविश्वास धर्म के बारे में फैलाया गया है, और जिस तरह से आज तक एक गलत तस्वीर उसकी प्रस्तुत की जाती है लोगों के सामने, वो दूर हो और लोगों को वास्तविक श्रद्धा, शौर्य और अपने धर्म के ज्ञान के बारे में पता चले। साधु संतों में उनकी श्रद्धा बढ़े, जो कि आज के समय में बहुत कम हो गई है। तो ये सब विचारों को लेकर के हमने एक सनातन सांस्कृतिक संघ की शुरुआत की, और उसी के नीचे हम सब मिलकर, सभी के सहयोग से हम अभी कार्यरत हैं, और आशा करते हैं कि हमें इसी तरह से लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। जो आपने यात्रा निकाली ललितपुर की जो धर्म भूमि है, वहाँ से वीर भूमि की तरफ आप यात्रा लेके गई हैं, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? देखिए, उद्देश्य तो हमारा एक ही है। जिस तरह से सनातन सांस्कृतिक संघ के हमने 3 सिद्धांतों को अपनाया है कि शांति, श्रद्धा और शौर्य, तो उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मानना है, और मेरे हिसाब से वास्तविक सच भी है ये,
कि सनातन धर्म जो है वो अपने आप में सर्वस्व है, उसे किसी के सहारे की या किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सनातन को आप ब्रह्मांड कह सकते हैं, जो सारा ब्रह्मांड है वो उसी के हिसाब से चल रहा है। तो सनातन एक संस्कृति है जो आदि और अनंत आप उसको मान सकते हैं, जिसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन सनातन धर्म की 4 मूल परंपराएं हैं, जिनको अपना कर के 4 धर्म चल रहे हैं, वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख। इन धर्मों में भेद है, बहुत सारे भेद हैं उनकी परंपराओं में, बट मूल परंपरा उनकी सेम है। और वो सभी धर्म मोक्षलक्षी धर्म हैं, वो सभी आपको मोक्ष की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। शांति, जिस धर्म का संदेश, जिसकी आत्मा शांति में बसती हो, जो धर्म आपको करुणा सिखाता हो, वही मानव कल्याण के लिए होता है। तो सनातन धर्म की ये चारों परंपराएं जो हैं वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, शांति की तरफ ले जाती हैं। शांति कई प्रकार की होती है, लेकिन धर्म जो है वो आपको आंतरिक और आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाना चाहता है। तो सनातन धर्म आपको वही शिक्षा देता है। हमारे वेद पुराण, हमारे ऋषि, साधु संत हमें सभी यही ज्ञान देते हैं। क्या रिस्पांस मिला आपके लिए? ललितपुर से आप निकली यात्रा लेके, क्या रिस्पांस मिला? कहाँ कहाँ गई, क्या है रिस्पांस मिला है? देखिए, हमारी यात्रा ललितपुर से शुरू हुई 29 तारीख को, 29 नवंबर, और 2 तारीख को झांसी मुक्ताकाशी मंच पर हमने समापन किया। इसके बीच में हमने 450 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की है और 11 डिस्ट्रिक्ट से हम गुजरे हैं। मुझे जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, मुझे सारी जगह बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और बहुत आनंद आया इस बात का कि लोग इतने जागरूक हैं और अपना धर्म के प्रति उनका लगाव, श्रद्धा, प्रेम है। वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी एक ऐसे आह्वान का जहाँ वो सब एक साथ हो सकें। तो इस यात्रा में मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें चारों परंपराओं के लोगों का, उनके गुरुओं का, साधुओं का, सबका भरपूर सहयोग मिला है और ये यात्रा पूरी तरह से सफल रही है अपने उद्देश्य में। जो संदेश हम देना चाहते थे वो जन जन तक पहुँचा है। हरिप्रिया जी, जैसी आपकी यात्रा हुई, अब लोगों में जन चर्चाएं हो रही हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका पर्सनल परिचय भी आप थोड़ा सा दे दीजिए। जी ज़रूर। मैं ललितपुर से ही हूँ, यही मेरी पैदाइश है, यही मेरी परवरिश है और मैंने अपना बीए ग्रेजुएशन यहीं से किया है। इसके बाद मैंने झांसी विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है और 1-2 सरकारी नौकरियों से में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, जो मैं भाग्यवश नहीं कर पाई। और मेरी शिक्षा दीक्षा होने के बाद एक करियर की तलाश में और काम करने की तलाश में मैं ललितपुर छोड़ के मुंबई गई। वहाँ मैंने कुछ समय तक अलग-अलग कंपनियों में काम किया है। जिस तरह से मेरी शिक्षा है उसी हिसाब से मैंने जॉब किया है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में किया है, मैंने वोडाफ़ोन में जॉब किया है, इस तरह से अलग-अलग। उसके बाद मैंने एक फाइनेंस कंपनी में जॉब किया और अपना खुद का मैंने बिज़नेस शुरू किया, जो कि ईश्वर की कृपा से अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मेरा करियर और मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा ऐसा मानना है कि वो दोनों एकदम कॉम्बिनेशन सही नहीं है। मेरी पढ़ाई कुछ और थी, मेरा काम कुछ और है और मैं एक सरकारी नौकरी करने वाले परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो बिज़नेस करना हमारे संस्कारों में भी नहीं है और हमारी ऐसी परवरिश भी नहीं थी, लेकिन भाग्य आपसे करवाता है। दूसरा कि मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी काम करो उसे पूरी शिद्दत से करो आप। तो जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम उसमें ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। एक मुकाम हासिल करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे अपने मातृभूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए अपना कुछ योगदान करना चाहिए। बस, तो ये उसी भावना का परिणाम है कि हम सनातन सांस्कृतिक संघ के माध्यम से ये सनातन की एकता यात्रा कहिए या सनातन धर्म की सेवा कहिए, जो भी है वो हम शुरू कर रही है हमने अभी। सहयोग है आपका परिवार का आपकी इस यात्रा के साथ, या जो हाँ, आप जो धार्मिक तौर पे आप बात कर रही हैं सनातन यात्रा को लेके, सहयोग है? पति का सहयोग है, परिवार का सहयोग, माता पिता सबका सहयोग है, कैसे है? बिल्कुल। मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी अच्छाई आप करने जाएँ या जो भी शिक्षा आप दूसरों को देना चाहें, वो सबसे पहले अपने को अपनानी चाहिए, अपने परिवार को अपनाना चाहिए। तो मेरा पूरा परिवार, मेरे पति, मेरा ससुराल पक्ष, मेरा मायका, सभी लोग बहुत ही धार्मिक हैं और वो पूरा विश्वास रखते हैं सनातन धर्म में और सबका मुझे बहुत सहयोग है।
हरिप्रिया जी पहले धार्मिक थी कि अब धार्मिक हो गई? मैं कहूँगी कि मैं पहले भी ईश्वर में मानती थी, अब भी मानती हूँ और मेरी श्रद्धा तब भी थी, अब भी है। लेकिन अब मुझे थोड़ा-सा इसमें रुचि बढ़ी है और मैंने इससे संबंधित ज्ञान लेना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत सारे अच्छे कवियों को भी पढ़ा है मैंने और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो धर्म से रिलेटेड लिखते हैं वो। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि वेद पुराण मैंने पढ़ लिए हैं या कुछ है, बट मैं ऐसे लोगों की संगत में ज़रूर रहती हूँ और संगत आपके किरदार की एक तस्वीर होती है। जैसी संगत होती है वैसा आपका किरदार सुना है होता है। पत्रकारिता भी करती थी कभी? जब मैं कॉलेज में थी, ललितपुर में जब मैं बीए कर रही थी, तब मैंने कुछ महीनों तक न्यूज़ रीडर का काम किया है, वहाँ के लोकल चैनल एलएनएन में और मेरा वो अनुभव बहुत अच्छा रहा कि दरअसल मैं इस तरह की सामाजिक एक्टिविटी में और थिएटर करना और स्पोर्ट्स में, इन सब में हमेशा एक्टिव रहती थी। तो मुझे ये भी बहुत ही रोमांचक लगा न्यूज़ रीडिंग करना और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। संजय जी किस प्रकार से साथ मिलता है? संजय जी कई मुकाम पर आपके साथ खड़े नज़र नहीं आते होंगे शायद? जी, बिल्कुल, क्योंकि संजय और मैं एकदम अलग हैं। अगर व्यक्तित्व देखा जाए तो हमारा बहुत अलग है। मैं बहुत ज़्यादा सामाजिक हूँ और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। वो क्रिएटिव हैं और जैसा उनका प्रोफ़ेशन है, वो फ़िल्म डायरेक्टर हैं, तो वो हमेशा बिज़ी होते हैं क्रिएटिव चीज़ों में। क्योंकि डायरेक्टर की भूमिका काम मतलब पहला विचार आने से लेके वो प्रोडक्ट जब तक दर्शकों तक पहुँचे, तब तक उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो वो ज़्यादा बिज़ी होते हैं इन सब चीज़ों में। परिवार में और कौन-कौन है? परिवार में मैं हूँ और मेरे पति संजय भार्गव हैं, उनकी माताजी हैं और मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे भाई-बहन हैं। बच्चे कितने हैं? जी, बच्चे तो नहीं हैं। नहीं है। अच्छा इसलिए आप मतलब अपना काम कर ले रही हैं, परिवार की ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं हैं इसके पीछे मेरा और संजय का ही फ़ैसला है हुँ। कि हम दोनों जब काफ़ी समय से एक-दूसरे को जानते हैं और हमने ये फ़ैसला किया था क्योंकि समाज और लोगों के लिए लेके हमारा एम्बिशन सेम है। हम ये सोचते हैं कि जब हम कुछ काबिल बन जाते हैं, तो हमें समाज को, देश को, लोगों को वो वापस करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से। हुँ। क्योंकि हमने आफ्टर ऑल कमाया तो वहीं से ही है। लोगों की चाहना है, पैसा है, सब साथ है, तो वही हम लोगों को देना चाहते हैं। तो बच्चे एक तरह से ऐसी ज़िम्मेदारी है, जिसे आप पूरी तरह से निभाएँ, तभी आप समाज को एक अच्छे नागरिक दे सकते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ, मैं और संजय जो काम कर रहे हैं, उसमें इतना वक़्त नहीं होता है कि मैं पूरी तरह से वक़्त दे पाऊँ। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम बच्चे ना करके, हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेंगे। बाबा बागेश्वर के बारे में क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम की मैंने अभी तक कोई यात्रा नहीं की है और उनके दर्शन भी मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को मिली हूँ गुजरात में और हमारी काफ़ी देर तक बहुत लंबी बातचीत हुई है। मुझे बहुत प्रभावित किया है उन्होंने क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी लोगों के हृदय में उन्होंने जगह बनाई है और ईश्वर की बहुत कृपा है उनके ऊपर। हनुमत लाल जी महाराज की बहुत कृपा है, उनके गुरु, उनके दद्दा की बहुत कृपा है। आप भी तो वो यात्रा लोगों की सेवा जी, में काम कर आप रहे भी हैं। यात्रा लेके निकल रही थीं और उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी, तो दोनों का कहीं न कहीं विज़न एक सा नज़र आ रहा था। बिल्कुल विज़न एक सा होगा। दोनों सनातन धर्म के छत्र के नीचे हैं, दोनों ईश्वर में विश्वास करते दोनों हैं, बुंदेलखंड के हैं। दोनों बुंदेलखंड के हैं, दोनों जाति-पाति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो लोग भी वही हैं, संदेश वही है, उद्देश्य वही है, केवल माध्यम अलग है। वो एक धार्मिक गुरु हैं और उनका नैतिक फ़र्ज़ भी है ऐसा करना और लोगों की चाहना भी है। उनके बहुत भक्त हैं, फॉलोअर हैं और मैं एक साधारण बुंदेलखंड की बेटी हूँ। मेरा जो भाव था, मैंने उसको कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, सबका सहयोग लेके मैंने ये कोशिश की। हरिप्रिया जी धार्मिक हैं, धार्मिक बात भी करती हैं, सबको एक लेके चलने की बात भी करती हैं, स्पष्ट तौर पे कि आप जातिवादी नहीं हैं। लेकिन इसके साथ-साथ और चीज़ों पे भी अगर हम गौर करते हैं, तो जो धार्मिकता की बात की जा रही है, आजकल लोग ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं या फिर जब वक़्त की ज़रूरत है, तो धार्मिक हो रहे हैं। कथावाचक कथा करके निकल जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो रही हैं कि लोग कट रहे हैं कि थोड़ा-सा नया हो, तो आप लोग अब नया करने लगे। कथा के अलावा जब मतलब जो भी कथावाचक हैं, वो यात्राएँ निकालने लगे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं।
इसी बीच जो बीजेपी का एजेंडा है, जिसमें से खास तौर से जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही थी, जी अब बाबा लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चा पैदा करो, तो काहे की बात कैसे सामने आने लगी? देखिए, धर्म को लेकर तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं लोग। ये ज़रूर है कि कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो सब या जगह पाए जाते हैं वो, सब सब जगह जगह पाए पाए जाते जाते हैं। लेकिन अभी लोगों का विज़न बढ़ गया है, विज़न ब्रॉड हो गया है, लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जनगणना को लेके जो बात हो रही है कि जाति गणना होनी चाहिए, वो एकदम अलग है और बहुत ही समाज के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि जाति को ख़त्म करने की ज़रूरत है, गणना करके उसे बाँटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मांग करना, जो लोग भी ये मांग कर रहे हैं, वो एकदम गलत है। रही बात बच्चे पैदा करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे पैदा करने से कोई समस्या का हल होने वाला है। हमें ज़रूरत है एकत्रित होने की। हम पहले ही भारत में 80% हैं। अगर हम एकत्रित होते हैं, तो हम पहले से ही ज़्यादा हैं और एकत्रित होके हम अपनी एकता को मजबूत करते हैं। दूसरा, लोगों के सामने एक संदेश देते हैं कि हिंसा के बिना भी, किसी भी मार काट के बिना, ज़्यादा किसी भी अत्याचार के बिना आप शांति से, सौहार्द से भी अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। और सनातन धर्म हमेशा से बताता है अहिंसा और शांति, इन दोनों चीज़ों को। लेकिन जब आप अपने वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ते हैं, उससे संबंधित जानकारी लेते हैं, तो विश्वास मानिए शौर्य आपके अंदर स्वयं ही आ जाता है। आज जो लोग डरते हैं सामने आने से, सनातन के लिए, धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, अगर सामने आते तो इतनी हत्याएं, इतना लोगों के साथ, साधुओं के साथ अत्याचार कभी नहीं होता, या हिंदुओं के साथ। तो लोग आना चाहते हैं और आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, लोग एकत्रित होंगे। देखने में आ रहा है कि जहाँ आप लोग हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, वहीं आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। सरकार तो प्रयास कर ही रही होगी। एक इंटरनेशनल डेमोक्रेसी भी है, एक डिप्लोमेसी भी है। ये सारे जो तरीके हैं वो सरकार डेफिनेटली कर रही होगी, लेकिन हम सबको मिलके इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सबको एक होकर के इसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर हम सब एकत्रित होकर आवाज़ उठाएंगे तो विश्व के प्लेटफॉर्म पर, मंच पर हमारी बात जाएगी और लोग इसको सुनेंगे और वहाँ पे हो रहे अत्याचारों बंद होंगे। और जिस तरह से हम अलग अलग होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, वो शायद उतना प्रभावशाली नहीं है। तो हमें ज़्यादा एकत्रित होकर एक साथ इसको उठाने की ज़रूरत है, इस मुद्दे को। हरिप्रिया जी, आप ललितपुर की हैं, ललितपुर का धार्मिक क्षेत्र है। बुंदेलखंड के बारे में आप कितना जानती हैं और बुंदेलखंड के बारे में क्या कहेंगे? मेरा लाइफ के 25 साल मैंने यहाँ पे बिताए हैं, 25-26, और मैंने इस समय में बहुत सारा अलग अलग काम किया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ की स्थिति को जो समझा, देखा, उस समय से अब में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत विकास हो गया है, शिक्षा की भी अच्छी स्थिति है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान हैं, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसको भी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है। संसाधन बहुत हैं यहाँ की, जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत है यहाँ पर। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, पहाड़, नदियाँ, झरने, जंगल, जानवर, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन ज़रूरत है उसको सही प्लेटफॉर्म पे लाने की, उसको प्रमोट करने की। तो हम अपने तरीके से कोशिश कर ही रहे हैं। हमारा जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, उसमें हम जो भी अभी तक हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, उसकी सारी शूटिंग हमने बुंदेलखंड में ही की है, ताकि लोगों तक ये सुंदर जगहों के बारे में लोग देख सकें और बड़े पर्दे पर लोगों को पता चले इसके बारे में। आप जो संस्था चलाएं उसमें महिलाओं का ही क्या भूमिका है? महिलाओं की टीम बनाई जा रही है क्या अलग से, कि केवल पुरुष ही पुरुष हैं? नहीं, मैं सोचती हूँ पुरुष और महिला ऐसा तो कोई कैटेगरी नहीं है, बट दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। तो जो भी महिलाएं और पुरुष हमारे संघ के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा से। लेकिन हम साथ में जो भी हमारे प्लान हैं, फ्यूचर प्लान हैं, या जो हमारी योजना है, वो सभी की समस्याओं को ध्यान में रख के हमने बनाई है। महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी है, शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, जितना भी हम क्षेत्र में जागरूकता ला सकते हैं
और जो संसाधन दे सकते हैं उसकी हम कोशिश करते हैं। हरिप्रिया जी, बुंदेलखंड की अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, खासतौर से राजनीतिक लीडरशिप, और वो लीडरशिप जो धार्मिकता पे बात करती है, वो लीडरशिप जिसने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, वो लीडरशिप जिसने भगवान कहे कि राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है, उमा भारती जी। बुंदेलखंड में एकमात्र लीडर ऐसी पैदा हुई, उमा भारती जी, जिन्होंने मुखरता से बात रखी और लड़ाई भी लड़ी। आज बुंदेलखंड खाली है, उमा जी लगभग राजनीति से अब दूर हैं और अब बुंदेलखंड खाली है। तो क्या हरिप्रिया भार्गव राजनीति में एंट्री कर रही हैं? क्या हरिप्रिया भार्गव की आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि पूरे बुंदेलखंड में वो गूंजेगी? आप जहां बुंदेलखंड है तो वो दो प्रदेशों में जुड़ता है, यूपी और एमपी, तो क्या दोनों प्रदेशों में प्रभाव डाल पाएगी? देखिए, मुझे हरिप्रिया भार्गव क्या करेगी वो तो नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उमा भारती जी ने बहुत काम किया था और वो कई लोगों के लिए प्रेरणा है। और यहाँ की महिलाओं में मैं कह सकती हूँ कि शौर्य की, विश्वास की, साहस की कोई कमी नहीं है। ये झांसी की रानी की भूमि है और यहाँ के खून में ही आपको साहस मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से काफ़ी लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है, एग्रेसिव हो गई है और जानकार भी हो गई है, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास अब बहुत तेज़ी से होगा और उसको रोक भी नहीं सकते। राजनीति की रही बात, तो जो इंसान वोट देता है वो राजनीति में इन्वॉल्व होता है। दूसरा, बच्चा जब पैदा होता है तब से ही राजनीति शुरू हो जाती है। मतलब चूंकि लोकतंत्र है, राजनीति खून में है लोगों के, चूंकि वोट डालना है तो उन्हें कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पार्टी को देना है, कौन सी विचारधारा है। राजनीति कुछ अलग से नहीं आती है, हम सब भी राजनीति का ही हिस्सा हैं। देश लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति राजनीति का हिस्सा है। तो जो विचारधारा लोगों के कल्याण के लिए है, क्योंकि लोग जिस तरह से अवेयर हो रहे हैं वो जानते हैं उनका भला बुरा क्या है, तो आज एक आपको वोटर वो मिलेगा जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके बिना किसी लोभ के, बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी बहकावे के अपना वोट सही व्यक्ति को देना जानता है। आप बुंदेलखंड घूमी अभी यात्रा में, कितना बदला बुंदेलखंड पहले की अपेक्षा में आज? बहुत बदला है। यहाँ के अभी परिवहन से रिलेटेड जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, स्वास्थ्य की अच्छी हो गई हैं। कुछ कुछ जगहों पर हैं समस्याएं, जो गांव इंटीरियर में आते हैं वहाँ पे समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब भी सॉल्व हो यहाँ जाएगा। रिसोर्सेस बहुत हैं, और चूंकि आप बॉम्बे में रही हैं, बॉम्बे देखा, यहाँ देखा, तो यहाँ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यहाँ का जगह कि जो रिसोर्सेस का उपयोग करके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कोई विजन है क्या आपके पास कि ऐसा होना चाहिए? अब आप ललितपुर हैं, बुंदेलखंड में हैं, बुंदेलखंड घूम रही हैं, तो यहाँ अगर आप चाहें तो क्या हो जाए, ऐसा कुछ बोलेंगी, कुछ बताएंगी? बिल्कुल, मेरे पास ऐसा, मैंने एक पूरा मैप मेरे पास है यहाँ का कि किस तरह से हर क्षेत्र में आप धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। और हमारा संघ और हमारी पूरी टीम जो हमारे संघ में कार्यरत हैं और जो जुड़े हुए हैं लोग, खासतौर से युवा जो लोग हैं, उनके पास बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और हमने वो सारा मैप तैयार करके रखा है जिसमें हम कार्यरत हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम सारी चीज़ों में काम करना शुरू करेंगे। सरकार अच्छी चीज आगे बोलिए। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो टूरिज्म हो, खाना हो, कल्चर हो, संस्कृति हो, भाषा हो। आप देख ही रहे होंगे, मैं आपको याद दिलाऊं, बुंदेलखंडी भाषा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अब हो रहा है। टीवी सीरियल में हो रहा है, फिल्मों में हो रहा है, ऐड में हो रहा है, और इंटरनेट पे भी आपको बुंदेलखंड के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जो बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं, करते हैं। एक कोई छोटी बच्ची है जो बुंदेलखंडी में अपना वीडियो बनाती है, योगी जी ने भी उसको बहुत प्रमोट किया है। हरिप्रिया भार्गव बुंदेली काहे नहीं बोल रही? अरे नहीं, तुम बोल दो तनकसी। हमें भी बुंदेली आती है, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं तो उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ती है। अबे तो हम बुंदेली में बात कर रहे हैं, अब हम भी बुंदेली में ही जवाब दे सकत, ऐसा नहीं है, आती है बुंदेली, लेकिन वो ज़रूरत पड़ती है ऐसी, इसलिए आप नहीं बोल पाते। लेकिन ये भाषा का बहुत इस्तेमाल हो रहा है लोगों को। भाषा तो नहीं है, ये एक बोली है, कल्चर है, एक प्रकार से कल्चर है, एक बोली है, लेकिन लोगों को बहुत ही रोचक लग रही है, बहुत नई लग रही है। अभी भी हम जब भोपाल या दिल्ली में होते हैं, वहाँ थोड़ी सी बुंदेली टोन में हम लोग अपने मित्रों के साथ बात करते हैं तो बगल वाले सुनते हैं कि भैया जी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो अच्छा लगा था। अच्छा हरिप्रिया जी, चूंकि तमाम चीज़ें हुई हैं, सरकारों के बारे में आप क्या कहेंगी? जो आज के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, लगभग उन्हें तीसरा टर्म तो दे दिया है, वो 15 साल की तरफ अब आगे बढ़ेगी हम लोग, तो जो नरेंद्र मोदी का टर्म है, उनके कामकाज को क्या कहेंगे आप?
देखिए, ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी तो लोगों को लगेगा मैं पक्ष हाँ, ले रही पक्ष ले हूँ, रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ एज ए इंडियन सिटीजन अगर एज बात ए करूँ, पत्रकार बोल दीजिए, आप भी एक चूंकि जर्नलिस्ट आपने पत्रकारिता की है, तो आप उसी पे बोल दीजिए। पत्रकारिता की तो आप बात ही मत करिए, मैं मीडिया से बिल्कुल हट के बात करूँगी। जी मैं एक आम वोटर की तरह आपको जी जी बताती जी हूँ कि बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत काम किया है, और वो काम हमें सबको दिखाई दे रहा है। सनातन धर्म की बात हो और चाहे भारत की हो, हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म, उन दोनों पक्षों को उन्हें विश्व स्तर पर बहुत ही सम्मान के साथ रखा है। और आज हमारा सम्मान, विश्वास, सभी देशों का हम पर भरोसा बहुत बढ़ गया है। आज विश्व के सभी मुद्दों पर जब कोई चर्चा होती है, जहाँ सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ लोगों की नज़रें हमारे देश की तरफ होती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ होती हैं। जिस तरह से मोदी जी ने नया विज़न लाया है राजनीति का, धर्म का, हर चीज़ का, लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं कि अब वो कोई नया समाधान देंगे। और ये संभव भी हुआ है। पिछले 10 साल में उन्होंने ऐसे बहुत काम किए हैं जिससे देश प्रगति के मार्ग पर है। बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कहेंगे आप? मैं इस बात को पूरी तरह से व्यवहारिक कहूँगी। जो उन्होंने कहा है बटेंगे कटेंगे वाली बात है। हो सकता है ये दोनों शब्द जो हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, लेकिन उनका भाव एग्रेसिव नहीं है। आज बहुत ज़रूरत है आपके मन में, आपके हृदय में, आत्मा में जो शौर्य, जो साहस, जो ठंडा पड़ चुका है, जो दबा हुआ है कहीं, उसे जगाने की बहुत ज़रूरत है। हर सनातनी हिंदू बहन भाई को जागने की ज़रूरत है और अपने अंदर के साहस को निकालने की ज़रूरत है। आपको बोलने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। अब आडंबर से या कहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको करना होगा। तो योगी जी ने जो ये बात कही है बिल्कुल सही कही है। अब हम अगर एक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने धर्म और अपने लोगों को अपने सामने खत्म होते हुए देखना होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में क्या कहेंगी? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश सरकार कैसा कामकाज कर रही? क्योंकि आप हमारा खजुराहो से भी रिलेटिव हैं, वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर फिल्में शूट होती हैं, तमाम चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी जो फिल्म है वो भी, आने वाली जो फिल्म है वो भी खजुराहो की पृष्ठभूमि से है। और मध्य प्रदेश में मैंने बहुत भ्रमण किया है, वहाँ के टूरिज़्म के लिए भी हमने बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि विकास के मार्ग पर है, बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। बहुत ही इंटरनेशनल कंपनीज़ वहाँ पर हैं, इंडस्ट्री मोहन है। यादव को मुख्यमंत्री बनाना कितना अच्छा कदम था बीजेपी का? हम बहुत, सीधा ही पूछना चाहते हैं बस। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम है। और जिस विज़न जो से एक वो काम नफरत कर रहे यूपी में हैं, देखने को मिलती है कि यादव मतलब उन्हें पार्टी बीजेपी लाइक नहीं करेगी, या करेगी तो कुछ निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में यादव मतलब कृष्ण कन्हैया, यहाँ यादव मतलब कुछ और ही, यहाँ कुछ और ही चीज़ से जोड़ दिया जाता है यादवों के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में यादव जी मतलब कृष्ण जी, तो बहुत चेंजिंग है। मैं एक राजनीति को अपने नज़रिए से देखती हूँ, और राजनीति के विषय में मैं ये कहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण की बात करें आप, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि उनकी तरह समझें। लेकिन आप यादव की बात करें, ठाकुर की करें, जाति की बात करें, या राजनीति अभी तक जो होती आई है, अभी तक जो भी पार्टियां राजनीति को चलाने के लिए, सत्ता में आने के जाति का पूरा लिए जिस प्रयास तरह है। से जातियों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अपने पूरे व्यूअर्स को कहूँगी, जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। जब आप स्वयं ही जाति को नहीं मानेंगे तो राजनेता आपको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। पार्टी तो धर्म को मान के आगे बढ़ने लगी बीजेपी। बिल्कुल, कांग्रेस की विचारधारा कुछ ऐसी है कि वो विशेष धर्म को सपोर्ट कर रही, तो वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही। कांग्रेस ने तो 77 सालों में भी, मतलब आज़ादी के इतने सालों में सबसे ज़्यादा समय सत्ता में वो रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन पिछले कुछ सालों में आया है, 10-12 सालों में, वो इतने सालों में भी नहीं आया। कांग्रेस ने एक चीज़ को अपनाया जी। कि लोगों को अनएजुकेटेड रखो, तब आप उन पर राज कर सकते हैं। भले ही उनका डेवलपमेंट ना हो, बट वो सत्ता में रह सकते हैं। बीजेपी ने किया, एजुकेटेड करो, लोगों को अवेयर करो, जागरूक करो, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और आज वही हो रहा है। युवा सारे अपना समझते हैं, अपने हक को, अपनी अधिकारों को, चीज़ों को। जिस तरह से बीजेपी ने अभी संविधान में भी परिवर्तन किया है, जिस तरह से अभी कानून व्यवस्था में भी परिवर्तन किया है, ये सब बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं, और लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं। और
पसंद क्यों करते हैं ये तो वो खुद ही साबित कर देते हैं हर बार। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, जीवन में इतनी सारी परेशानियां होती हैं, इतने दुख होते हैं, इतनी सारी टेंशन्स में आदमी जीता है। राहुल गांधी को सुनते हैं, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषण में, उनकी बातों में कोई भी टेंशन, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। वो हमेशा बहुत ही एग्रेसिव अच्छा भाषण देते हैं। मोहब्बत की दुकान लेके आते हैं सामने। जी। और मैं जितना कि जहर खतरनाक होता है उतना ही मीठा जहर भी खतरनाक होता है, तो दोनों इंसान के लिए ख़राब होते हैं। लेकिन जैसे अब हमारी युवा पीढ़ी भी और हमारे लोग भी, इंटरनेट की मैं बात करूँगी, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसने लोगों को जोड़ा है, छोटे से छोटी बात लोगों तक पहुँचाई है, लोग अवेयर हो गए हैं, आज सब एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। आज यहाँ बैठा हुआ 7 समुंदर पार भी आदमी कनेक्ट है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से मेरा विज़न है ये, मैं सरकार से और लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इंटरनेट को भी कुछ बंदिशों में रखा जाए। ज़रूरी है रखना, ताकि लोगों तक वो ना पहुँचे जो नहीं पहुँचना चाहिए, और इंटरनेट का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इंटरनेट की वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारे क्राइम्स का सामना करना पड़ा है। आखिरी में सनातन की तरफ वापस आते हैं। सनातन के 2 बड़े चेहरे, या एक मान लीजिए कि बुंदेलखंड के 2 बड़े चेहरे, हम एक बड़ा चेहरा आपको मानते हो, एक बड़ा चेहरा बागेश्वर धाम सरकार को मानते हैं। सरकार कह रहे हैं कि बच्चे इतने पैदा करो कि क्रिकेट टीम बन जाए। एक हरिप्रिया भार्गव जी भी सनातन की बात कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। हरिप्रिया भार्गव जी ने एक बच्चा भी नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार अभी शादीशुदा नहीं है, लेकिन कई कथावाचक ऐसे हैं जिनकी जो कहें कि शादीशुदा नहीं है या शादी हो गई है, उनके भी बच्चे नहीं हैं। तो अमूमन जो हिंदू लोग हैं वो 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जगह तमाम चीज़ें हैं। तो जो वो आजकल जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, इसकी नीड क्यों हो रही, और जो कह रहे हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। देखिए, जो बच्चे जो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, उनका व्यक्तिगत मत है। हो सकता है उनके इस कहने के पीछे कोई और कारण हो, राजनीतिक कारण हो, कोई अपना स्वार्थ हो, लेकिन वे कह रहे आगे गुलाम हो जाओ, मैं ऐसा भविष्य देखे आए गुलाम हो जाओ भैया। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हमें जिस तरह से सनातन धर्म के लिए कार्य करना है, एकजुट होना है, उसी तरह से हमें राष्ट्र के लिए सोचना है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र के लिए आता है। राष्ट्र को बचाने है तो भैया 15-15 बच्चा पैदा करने हैं। राष्ट्र को बचाना है बागेश्वर तो यही कह रहे हैं। अब आपको बच्चे ज्यादा नहीं करने हैं, आपको एकत्रित होना है, चाहे उन्हें खा पाओ, चाहे कछु कर पाओ, चाहे पढ़ा पाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चा पैदा करो। और कथावाचक बच्चा पैदा नहीं कर रहे। हम इन्हें संत नहीं कहें, हम इन्हें कथावाचक कहें। बिल्कुल है, वो क्यों बच्चे नहीं कर रहे हैं वो व्यक्तिगत है, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हर व्यक्ति को देश के बारे में सोचना है। और जनसंख्या विस्फोट ऑलरेडी हो गया है भारत में, अब और जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहती हैं कि कानून आ जाए जनसंख्या नियंत्रण को? बिल्कुल कानून आना चाहिए, और लोगों को जो सरकार की तरफ से, देश की तरफ से, संविधान की तरफ से जो अधिकार मिले हैं, अगर जो इस कानून को नहीं मानता है या जनसंख्या रोकने में योगदान नहीं देता है, तो उनको उन अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। जी, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये राज्य बने ना बने वो सरकार का फैसला है, लेकिन बुंदेलखंड का विकास जरूर होना चाहिए, जिसके ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और हम सब मिलकर जब कोशिश करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो बुंदेलखंड बाबा बागेश्वर कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए उन्हें यात्रा निकलवा दी। सनातन को एक कर भी यात्रा निकाल दी कि हिंदू राष्ट्र बनना वे के लिए उन्हें एक बड़ा आंदोलन करने आए। तो कब बाबा बागेश्वर से आप जो अपेक्षाएं रखा तो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ आवे के लिए अनशन करवे? मैं यकीन करती हूँ वसुधैव कुटुंबकम में, और सनातन सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम ही हमारा मूल सिद्धांत है। हमें हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है भारत, जब पूरा विश्व ही है सनातनी, तो राष्ट्र कैसे? हिंदू राष्ट्र की बातें क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र वो ऐसा कहना चाहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाएं। अगर एक हो गए तो राष्ट्र की मांग करने की जो आवाज़ है वो उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब सब हिंदू एक हो जाएंगे तो राष्ट्र अपने आप से मजबूत हो जाएगा। और जिन समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं आज, हम सनातनी हिंदू कर रहे हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जो दूसरे धर्म हैं जो इतना हिंसा फैला रहे हैं और कन्वर्जन जो चल रहा है धर्म का, वो रुक जाएगा। आज हमारे हिंदू बहन भाई छोड़ के क्यों जा रहे हैं किसी और धर्म में?
लालच की वजह से, मजबूरी की वजह से, अत्याचार की वजह कुछ से अपने भी अपन अपना नहीं पा रहे, ये भी तो है ना। कुछ हम एक नहीं हैं, इसीलिए तो अपना नहीं पा रहे, आज भी मोह नहीं तोड़ पा रहे बहुत सारी चीजों का। हम मोह नहीं, हम सब एक हैं, लेकिन कहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये मानती हूँ जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो भेड़ों की तरह होते हैं। आपने देखा होगा जब एक भेड़ चलना शुरू करती है, पीछे सारी भेड़ें चलती हैं। भले ही वो वहाँ से जाके पहाड़ से कूद जाए तो वो सारी कूद जाएंगी। उनको एक चरवाहे की ज़रूरत है, उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो अपना स्वार्थ परे रख के उनके लिए सही मार्ग उठाए, बताए उन्हें, और खुद आगे चले उस मार्ग पर। सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसको स्वयं चलना है, तब जाके वो सारी सही राह पर आएंगे। आखिरी में हम चाहें कि एक आप चौपाई सुना दो, और साथ में हम फिर यही पूछना चाहते कि क्या हरिप्रिया भार्गव जब इतना अच्छा बोल लेती, जो राहुल गांधी पे भी बोल रही, वे उमा भारती पे बोल रही, वे प्रधानमंत्री पे भी बोल रही, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी बोल रही, यूपी के मुख्यमंत्री पे बोल रही, धर्म पे बोल रही, राजनीति बोल रही, पढ़ी लिखी और नॉलेज है, तो राजनीति में काहे नहीं आ रही फिर? देखिए, मैं राजनीति में ही हूँ। ये जो धर्म है, ये जो राष्ट्र है, जब मैं वोट करती हूँ तो मैं राजनीति हूँ, मुझे समझ है मुझे किसे वोट देना है, तो मैं राजनीति में ही हूँ। गलत का विरोध आप करती ये नजर कह आई हैं? सकते हैं कि मेरे ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारी कब आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये धार्मिक जिम्मेदारी निभा लूंगी, जब लोगों तक मेरा संदेश पहुंच जाएगा, लोगों के साथ मेरा मन मिल जाएगा, उनके मन में मेरी जगह बन जाएगी, तो मैं वैसे ही राजनीतिक जिम्मेदारी आप मेरे कहते हैं ऊपर कि आ नेतन को जाएगी। टेंशन दो बुंदेलखंड के, का पता है कौन सी सीट से लड़ जाओ चुनाव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीट से हम अगर चुनाव, सांसदी की तैयारी करो तो यूपी एमपी का पता कितने से लड़ जाओ। हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हैं। कोई राजनीतिक तैयारी नहीं है, कोई ऐसा विजन नहीं है। जो भी विजन है वो बुंदेलखंड के लोगों के लिए काम करने का है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक काम किया है। मैंने क्रिश्चियन मिशनरी में भी काम किया है, CSDP करके जो है ललितपुर में है, उसमें भी मैंने 6 महीने काम किया है, और ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव में जाकर किया है। मैं जानती हूँ कि कैसे लोगों से भेदभाव होता है, कैसे गरीबी अमीरी, कैसे जाति पात, कैसे अछूत, कैसे गरीबी, बेरोजगारी, बच्चे ज़्यादा होना, जिस तरह का शोषण है वो अब बहुत कम है, लेकिन उसे खत्म करना कम है। इसलिए होगा कि 2 बच्चा पैदा कर रहे थे, अब बाबा बागेश्वर की बात मान के क्रिकेट टीम पैदा करने आ रही। मैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से निवेदन करूंगी, मैं मतलब ऐसा उनको संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कि वो युवाओं के बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं, युवा उन्हें बहुत चाहते हैं, तो वो उनके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करें। वो जाति पात को दूर करना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी, वैसे तो शादी व्यक्तिगत मामला है उनका, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें एक ऐसा जीवन साथी दे जो इस जाति पाति को मिटाने में सहायक बने। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, वो भी शादी ऐसी कर लें, बिल्कुल उन्हें करनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने एक संदेश जाए, एक संदेश जाए। जब हमारा गुरु, हमारा जिसे हम फॉलो करते हैं, वो जो करता है हम उसे करते हैं। मैं एक और राहुल गांधी को भी शुरुआत करनी चाहिए, वो भी बेचारे अब अभी भी जवान ही है, 55 के आसपास के हो गए, लेकिन राहुल गांधी के विषय में तो उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। देखिए, वो राजसी परिवार से हैं, वो खानदानी हैं, वो इस देश के क्या कहते हैं, शहजादा हैं। अब शहजादे के लिए शहजादी इस देश में मिलना मुश्किल है, तो मुझे लगता है इटली में शायद कोई मिल सकती है शहजादी, तो उनके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोग हमारे जिस तरह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, वो उनको फॉलो ना करें, अपने गुरुओं को, धार्मिक गुरुओं को, अपने लीडर्स को, समाज सेवक को, इनको फॉलो करें। इंटरकास्ट मैरिज पे आप सपोर्ट कर रही? मैं इंटरकास्ट मैरिज पे इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक समाज में जातिवाद है। अगर जातिवाद आज खत्म हो गया होता तो मुझे और आपको इंटरकास्ट कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम ये कहते कि सनातनी बहन भाई अब आप इंटरकास्ट, अभी हम लव जिहाद पे आ जाएंगे। आप जैसे हमने कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम हिंदू शादी कर लें, तो आप लव जिहाद पे घोषित कर देती हैं। लव जिहाद तो इतना सीरियस मुद्दा है, ये भले ही वर्ड जो भी हो जी, लेकिन जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है हमारी सनातनी बहनों को, बेटियों को, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे दुख इस बात का है कि जब सनातनी बहनें और बेटियां ऐसे धर्मों के लड़कों की बातों में आ जाती हैं और अपना धर्म परिवार छोड़ के वहाँ शादियाँ कर लेती हैं, जबकि उनके सामने इतने उदाहरण हैं जहाँ पर उनका जीवन खत्म हो गया है, उनके परिवार खत्म हो गए हैं, तो वो क्यों ऐसे चली जाती हैं। तो इसके लिए भी हम बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। चौपाई और सुना दीजिए, शुरुआत भी चौपाई से, समाप्ति भी चौपाई से। अभी इतने सारे विचार मेरे मन में आए हैं कि चौपाई तो मुझे याद ही नहीं आ रही है। चलो हम ही कह दे रहे, राम काज कीन बिना मोह कहाँ विश्राम।
देखिए बहुत अच्छा बहुत आपने बहुत गाया। धन्यवाद। अनुप्रिया भार्गव जी हमारे साथ थी, हरिप्रिया भार्गव जी हमारे साथ थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लगभग आधा घंटे से अधिक हम लोगों ने वार्ता की है, हर मुद्दे पर चर्चा की और एक कहें कि मजी हुई वक्ता की तरह उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। इसी तरीके से किसी नए शख्स के साथ फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।